नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। इस सीरीज में अब हम लोग आजकल समझ रहे हैं नदियों के बारे में, तो यह भी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरूरी है कि इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको पता हो। आइए समझते हैं कैसे इसका उद्गम होता है, कैसा रहता है इसका सफर और कैसे ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाके छोड़ देती है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके उद्गम वाली स्थिति। तो देखिए, उद्गम के लिए जो मामला है इसका यह है कि यह नदी दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर से एक छोटी सी धारा निकलती है। वह छोटी सी धारा आगे जाकर के एक वृहत नदी ब्रह्मपुत्र का रूप धारण कर लेती है। भारत में इसकी स्थिति अगर हम समझे तो कुछ इस प्रकार की है। तिब्बत से आने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और आगे जाते हुए यह बांग्लादेश में जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। तो यही इसकी सामान्य सी स्थिति है। तो उद्गम इसका होता है दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। देखने वाली बात यह है कि जहां इसका उद्गम होता है वहीं सिंधु और सतलुज नदियों का भी उद्गम स्रोत ही पाया जाता है। हालांकि देखने वाली स्थिति यह है कि सिंधु और सतलुज दोनों उद्गम के बाद में पश्चिमी दिशा में जाती है, जबकि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये निकलने के बाद में पूर्व दिशा की ओर गमन करती है। इसे दो अलग-अलग नामों से अलग-अलग जगह पे जाना जाता है। जैसे कि तिब्बत में जब ये नदी निकलती है तो वहाँ के लोग इसको बोलते हैं यारलुंग जांगपो, जबकि चीन में आने के बाद इसको जाना जाता है यारलंग सांगपो के नाम से। तो ये दो अलग-अलग नाम यहाँ पे हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में आकर के इसको सबसे पहले दिहांग नाम से जाना जाता है, बाद में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद हम देखते हैं कि हिमालय के समानांतर बहती है। हिमालय के समानांतर बहते हुए नामचा बरवा शिखर के पास आकर के एक यू आकार की शेप बनाती है। यू शेप बनाती है। किस प्रकार की यू शेप है? देखिए ये वाली। ग्लेशियर से निकली, बहते हुए आई और आने के बाद में नामचा बरवा पर्वत के पास इसने यू शेप बनाई। यू शेप बना करके ये भारत में प्रवेश कर जाती है। तो यू शेप बनाएगी, भारत में प्रवेश करेगी और भारत में आने के बाद दिहांग नाम से इसको जाना जाएगा। लेकिन बाद में ये लोहित और दूसरी अपनी सहायक नदियों सभी से मिलजुल करके आगे बढ़ती है, तो इसे असम में ब्रह्मपुत्र नाम मिल जाता है। सभी सहायक नदियों से मिल जाने के बाद असम में आके इसको ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसको यमुना कहा जाता है। वहीं आगे यह गंगा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर सुंदरवन डेल्टा बना देती है और अपना सारा जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। ये इसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। लेकिन इस पूरे सफर में ये अपनी कुछ प्रमुख सहायक नदियों से भी मिलती है, जिनके बारे में समझना जरूरी है। जैसे कि दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। लेकिन बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं धनसिरी, लोहित और दिबांग। ये सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दिहांग के रूप में इसको जाना जाता है। बाद में दिबांग, लोहित और बाकी सहायक नदियों से ये मिलती है और अपने आगे का सफर ये तय करती है। इसी क्रम में जरूरी है कि हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी समझ लें। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सुबनसिरी, एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी, जिसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार में। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद सुबनसिरी नदी असम के लखीमपुर जिले में आती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपरी सुबनसिरी और निचले सुबनसिरी दो जिले बने हुए हैं, वह दोनों ही जिले सुबनसिरी नदी के नाम पर ही रखे हुए हैं। कामेंग की बात करते हैं। इसका जो उद्गम होता है यह होता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से। यहां से निकलने के बाद यह जो नदी है यह पखुई वन्यजीव अभयारण्य से बहते हुए आती है और आगे तेजपुर में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके साथ ही मानस नदी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से निकलती है। भूटान और भारत दोनों के बीच में सीमा बनाने का कार्य यह नदी करती है। भारत और भूटान के बीच में सीमा बनाने के बाद जोगी घोपा में आती है और यहां आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। संकोच नदी की बात करें तो उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तीस्ता नदी यह सिक्किम में चारामू झील से निकलती है। उसके बाद आगे चल करके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रंगीत नदी। नाम याद रख सकते हैं आप लोग, हो सकता है कहीं पूछ ले। धनसिरी की बात करें, एक प्रमुख सहायक नदी है यह भी इसकी। नागालैंड के लाइसांग शिखर से निकलती है। निकलने के बाद में दीमापुर और गोलाघाट जिलों से होकर बहते हुए काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य के पास आती है और फिर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। वहीं लोहित की बात करते हैं तो तिब्बत की जायलचू पर्वतमाला से यह निकलती है। निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी बन जाती है और वहीं इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि मिश्वी पर्वतमाला से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में आकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। अपना सारा जल ब्रह्मपुत्र को दे देती है। आगे ब्रह्मपुत्र के रूप में इसका जल जाना जाता है।
दिबांग नदी की बात करें, एक प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। अरुणाचल प्रदेश के केया दर्रे के समीप यह उत्पन्न होती है। मिश्मी पहाड़ियों से होती हुई निजाम घाट के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहीं सदिया के पास आकर यह ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। दिबांग के बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सारी कहानी पूरी हो जाती है और इससे जुड़ी हुई सभी जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए जानना जरूरी थी, वे सभी बातें हम लोगों ने जान ली है। तो कुछ इस प्रकार का सफर रहता है ब्रह्मपुत्र नदी का। सबसे पहले हमने समझा कि जीवन कैसा है, वहीं बाद में इसकी सहायक नदियों को भी हम लोगों ने धीरे-धीरे अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं कि यह पूरी सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए और सामान्य ज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी और ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन वीडियो पसंद आ रही है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहना है इसी चैनल पे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।